सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। डिस्कस करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं, आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेट्स डिस्कस। माइंड मैप भी आपको पता है कि इंक्लूडेड रहते हैं कुछ टॉपिक्स के अंदर। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है आईआर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स इनिशिएटिव। देखो ये जो सेशन है, अगर आप स्टेट पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर ख़ास तौर से ये यूपीएससी सेंट्रिक है। अब आप ये देख लो कि आपके स्टेट के एग्ज़ाम में इस लेवल के टॉपिक्स डिस्कस होते हैं। वैसे जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें मेंस में कई ऐसे मेंस हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बिहार का हो गया, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, पंजाब का हो गया, उनमें अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो इनको ज़रूर से करना है। बाकी ये पूरा कंटेंट सिर्फ यूपीएससी फोकस्ड है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इनिशिएटिव L69 ग्रुप आईआर का टॉपिक है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट देखेंगे। ये जर्नल हम लोग एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में देख सकते हैं। ज्योग्राफी, मलकापुर लेक ज्योग्राफी, इंडिया इलेक्टेड टू ग्लोबल स्टीयरिंग कमेटी, तो ये देखेंगे, दैट इज़ इसको आईआर के अंदर नोट कर लेंगे। सिम्प्लैक्टिक साइंस टेक का है, रेबिस साइंस टेक का है, मैरीटाइम पावर पॉलिटिक्स इन ईस्ट एशिया इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, ला पेस मैपिंग का टॉपिक है, और फिर जो मेंस का प्रश्न आपके लिए रहता है दैट विल बी देयर, ठीक है। तो मेंस का क्वेश्चन आप देख लो, चाइना स्ट्रगल्स इन वेस्ट पैसिफिक ओशियन इज फॉर स्ट्रेटजिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स डिस्कस आपको करना है। और ये बहुत ही आप कह सकते हो ऑल दीज आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को लिखने में आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन आपको डेवलप करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। जैसे इस बार भी मेंस में काफ़ी अच्छे प्रश्न, लिखने वाले जो प्रश्न आपके हैं वो आपके आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को लिखने में आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल होना पड़ेगा, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इन्हांस करनी पड़ेगी। तो चाइना स्ट्रगल इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इज फॉर स्ट्रेटजिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स डिस्कस आपको करना है। कनेक्ट कर सकता है, मुझे नंबर याद रखना है। कोई आप अपने जो है यूपीएससी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं। देखो सारे जितना भी जानकारी है आपको, वो जानकारी आप कैसे जानकारी मतलब पूरी कोर्स के बारे में और सारी जानकारी आपको क्या कहाँ आपको मिलेगी, एक ही जगह पे, वो है saurabpandeyupsc.com। तो यहाँ पे आपको क्या पूरा कंटेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। जीएस रिपोर्टर की मैगजीन भी मिल जाएगी, और भी बहुत सारा कंटेंट है, देख लेना। और ये जितने भी कोर्सेस हैं सारे दिख जाएंगे, ऑल यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, सब कुछ है इसके अंदर। और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं अगर आप लैपटॉप में क्लासेस देखना चाहते हैं। और इसमें सारा कंटेंट है, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स का रहेगा, डेली करंट अफेयर्स भी आपका इसमें आपका है, तो ये आप गो थ्रू हो सकते हैं। अगर आप पहले का कंटेंट आपके पास नहीं है तो यहाँ से ले सकते हैं। तो ये वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सौरभ पांडे सीएसई ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये इथिक्स इंटीग्रिटी का कोर्स, आई होप आप लोगों ने, टोटल मैंने 8 लेक्चर अपलोड कर दिए, पूरा नोट्स अपलोड कर दिया है। और अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि आज करेंगे कल करेंगे, दैट इज़ नॉट अ राइट डिसीजन। अगर आप इफ़ यू आर फोकसिंग तो कोशिश करो कि इस चीज़ की स्टार्टिंग हो जाए। इन चीज़ों को पूरा कर लेना है। आखिर में मैं थोड़ा सा बीच में डिस्कस भी करूँगा, और आज एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा जो है आखिरी में वी विल डिस्कस, ठीक है। तो आखिरी में वी विल डिस्कस कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो उसको भी आखिरी में वी विल डिस्कस। तो इथिक्स एंड इंटीग्रिटी है पूरा कोर्स आपका, इंक्लूडिंग एआरसी रिपोर्ट। जीएस पेपर 4 के लिए ऐसे का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। सेकंड जो ऐसे उसका रिजल्ट मैं आज पब्लिश कर दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट में देख लेना। बहुत अच्छा लिख रहा है, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। मतलब आप में से कई लोग तो इतना अच्छा जो निबंध है उसको लिख रहे हैं, दैट इज़ रियली वेरी नाइस, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे मतलब काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं, है ना। तो वो आप लोग लिखते जाओ, और जैसे जैसे आप लिखोगे आप सीखोगे, है ना। वहाँ पे देखो आपको अपनी एक राइटिंग स्टाइल और लैंग्वेज डेवलप करनी है। और जब आपने अपनी राइटिंग स्टाइल और लैंग्वेज एक डेवलप कर ली, तो फिर वो आपको एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। उनसे बहुत आप आगे रहोगे जो अभी मतलब सोच ही रहे हैं कि हम कभी लिखना शुरू करेंगे। एक सदी आएगी, है ना, जब हम जुपिटर में पहुँचेंगे तब हम लिखेंगे। तो वो एक थॉट प्रोसेस चलता रहता है। अब ऐसा अगर किसी की सोच है तो देखो यही फिर बाद में हम ये, मतलब जो चीज़ सबसे प्रायोरिटी में उसको हमें सबसे पहले करना चाहिए। ये बहुत मैटर आपका करता है। तो पहला टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ यूनाइटेड टॉपिक पहला, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इनिशिएटिव, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इनिशिएटिव की अगर बात की जाए तो ये एक टॉपिक है, इसको थोड़ा सा गो थ्रू होते हैं। तो यहाँ पे लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक, एक एक करके ध्यान से देखना। कल मुझे बताना फॉन्ट साइज़ का कोई इशू तो नहीं है आपको। पूरा कंटेंट मैं थोड़ा फॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया है, और यहाँ पे मैं पीछे अपने वाइट बैकग्राउंड लगा देता हूँ,
ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आप में से किसी ने कहा कि सर पीछे मेरा हमारा ध्यान उसमें जाता है, तो ये लो मैंने वाइट पेज डाल दिया है, तो इससे आप क्लियर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इनिशिएटिव, देखो भारत बहुत फोकस कर रहा है कि यार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को आप रिफॉर्म करो, आप इसका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को बढ़ाओ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हो दैट इज़ नॉट गुड। मतलब 140 करोड़ जिस देश के अंदर उसका आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होता है। मानो विश्व में हर चीज़ इन्हीं 5 के द्वारा ही रन होती है। कुछ भी अगर इन पाँचों में से किसी को भी एक चीज़ पसंद नहीं है तो वो वीटो करके रोक सकते हैं। तो 80th एनिवर्सरी जो है यूनाइटेड नेशन का अप्रोच कर रहा है। एक तो आप G4 कंट्रीज़ याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली G4 कंट्रीज़ न्यूज़ में तो क्या है, तो इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान। उसके बाद यहाँ पे लगातार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिफॉर्म है उसकी बात आपकी की जा रही है। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसी के बीच में कई जो देश हैं मिले हैं। L69 ग्रुप G4 की मीटिंग भी आपकी हुई है, और इसमें जो भी आपकी क्या क्या चैलेंज है, क्या प्रोग्रेस हुआ है, इस पर फोकस आपका किया गया कई सारी चीज़ों में, कि परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो है आप कह सकते हो कि जो मेंबरशिप है वो बढ़ाई जाए। परमानेंट मेंबर्स है, नॉन परमानेंट मेंबर्स है, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है बढ़ाया जाए। पार्टिसिपेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ का बढ़ाया जाए। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका से जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाया जाए। तो देखो हम लोग कहते हैं ना, वी बिलीव इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब इतनी बड़ी संस्था है, उसको भी 5 लोग चला रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा अजीब सी चीज़ है। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट इंडिया जैसे देश का जो है वो रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। अफ्रीका से रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर जो है करता है। इससे रिफॉर्म्स की लगातार बात आपकी होती है। तो इंक्रीज मेंबरशिप, परमानेंट नॉन परमानेंट जो सीट है वो बढ़ाना। और उसके बाद देखो यहाँ पे L69 ग्रुप है, इसका हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। L69 ग्रुप और G4 ग्रुप जो है साथ में रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। कॉमन अफ्रीकन पोजीशन की बात की गई है, फोकस ऑन कॉमन अफ्रीकन पोजीशन। G10 ग्रुप भी है, वो भी इसकी ज्वाइंट मीटिंग, जिससे कि रिफॉर्म पर फोकस किया जाए। इनके ऊपर एक एक करके डिस्कस करेंगे। C10 जो है, G10 नहीं, C10 जो है ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनकी ज्वाइंट मीटिंग हुई है। अब यहाँ पे L69 के ऊपर एक डिटेल आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उस वक्त कॉमन अफ्रीकन पोजीशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी फोकस आपका किया गया है लाइक ये एजुल वीनी कंसेंसस। तो एजुल वीनी कंसेंसस और सिरिटे डिक्लेरेशन, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म की बात करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, सिरिटे डिक्लेरेशन एंड यजुल वीनी कंसेंसस। और ये बेसिकली कॉमन अफ्रीकन पोजीशन, मतलब देखो अफ्रीका का बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन है, तो उसके रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव रिफॉर्म्स, जैसे कि यूनाइटेड नेशन की क्रेडिबिलिटी बनी रही। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी देश को अगर आप प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हो, किसी देश को अगर आप मतलब प्रेजेंट, वो आपके उस प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब सारे डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल ही नहीं है, वही 5 जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वही सारा डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो उससे क्रेडिबिलिटी भी जाती है। फिर वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें करते हैं, जो उनके फेवर में आता है वो चीज़ करते हैं, बाकी में जो है वीटो और ये सब स्थिति जो है वो पैदा कर देता है। तो यहाँ पे एक तो रिफॉर्म्स में डिले भी है लगातार, और इससे जो यूएन की क्रेडिबिलिटी है, इफेक्टिवनेस है वो आपका है। रिप्रेजेंटेशन है, जो ग्लोबल साउथ है, डेवलपिंग कंट्रीज, उसको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे क्यों ज़रूरत है, तो ये वर्ड्स आप याद रख लेना, मैंने इंक्लूड किया है, जिससे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर बढ़े। जैसे डेवलपिंग देश, भारत जैसे, अफ्रीका के बड़े देश हैं कई, उनका रिप्रेजेंटेशन हो, लैटिन अमेरिका के देशों का रिप्रेजेंटेशन हो, ट्रांसपेरेंट हो, एफिशिएंट, इफेक्टिव, डेमोक्रेटिक, अकाउंटेबल। तो ये लाइन थोड़ा सा, ये जो वर्ड्स है ना, इनको आप याद करके रखना कि व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये शब्द आपको रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होना चाहिए, जो भी डिसीजन मेकिंग हो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, एफिशिएंट इफेक्टिव वे में चीज़ें हों, उसके बाद डेमोक्रेटिक हो क्योंकि सबका रिप्रेजेंटेशन हो, सबका से हो, और जो भी डिसीजंस हो उसमें आपका अकाउंटेबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर लगातार फिर बाद में जो है डिस्कशन और ये सब भी आपका होगा। अब इसमें देखो एक लगातार एक ग्रुपिंग है जिसका नाम चल रहा है, वो है L69 ग्रुप। अगर आप आज के फ्रंट पेज भी देखोगे तो उसमें ये ग्रुप का नाम मेंशन्ड है। तो L69 जो ग्रुप है ये क्या है, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, कैरेबियन से, एशिया से और पैसिफिक से, इसमें लगभग आप मानो कि 32 देश आपके हैं। एंड ये क्या है कि ये जो ग्रुप है जिसमें लगभग 32 कंट्रीज़ हैं, ये अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ से देश हैं, और एम
क्या है कि जो रिफॉर्म्स हैं वो लेकर आया जाए, मतलब दे आर फोकसिंग कि हमें किसी भी तरीके से जो रिफॉर्म्स हैं उन रिफॉर्म्स को हमें लेकर ही आना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो L69 जो ग्रुपिंग है इसमें कोलिजन ऑफ नेशंस, मतलब यहाँ पे और यूएन के रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, खास तौर से जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिवनेस यूनाइटेड नेशन को, इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का उसको बढ़ाना। उसके बाद इसमें की प्लेयर्स इसी ग्रुपिंग के अंदर इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान है, जिसमें जो वो 4 मिलकर G4 बनाते हैं। तो ये L69 में 32 कंट्रीज़ हैं और उसके विदिन ये 4 देश भी आते हैं जिन्हें हम G4 ग्रुप भी बोलते हैं। कमेंट सेक्शन बताओ कॉफ़ी क्लब क्या है, ठीक है, कॉफ़ी क्लब क्या है ये जरूर से बताना। अब इसमें देखो जो बातचीत हुई उसमें मल्टीलैटरलिज्म पे फोकस किया गया। मल्टीलैटरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक देश है, एक और दूसरा जो देश है, और 2 देशों के बीच में कोई ट्रेड हो रहा है, रिश्ते डेवलप हो रहा है, तो उसे हम बायलैटरल बोलते हैं ना, बायलैटरल रिलेशन। मतलब एक देश भारत है, उसके साथ और एक देश और ऐड कर लिया तो वो आपका बायलैटरल हो गया। अब जैसे कई ऐसी संस्थाएं यूनाइटेड नेशंस, SCO, ब्रिक्स, इसमें मोर देन 2 कंट्रीज हैं, तो इन्हें मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। और मल्टीलैटरल चीज़ों पर अगर आप बिलीव होगा तो वो मल्टीलैटरलिज्म होता है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो आपका प्रेजेंट है उसमें मल्टीलैटरलिज्म का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल है। अगर विश्व जो है, अगर विश्व, आप याद रखना कि अगर हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, अगर हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, मतलब हम ये कह रहे हैं कि देयर इज़ नो यूनिपोलर थिंग, मतलब सिर्फ एक पोल्स ऑफ पावर नहीं है, या हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2 पोल्स ऑफ पावर नहीं है, या विश्व में बहुत सारे पोल्स ऑफ पावर हैं और वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये जो आइडिया है ये तभी प्रमोट होगा जब हम मल्टीलैटरलिज्म पे बिलीव करेंगे। अगर मान लो एक ही पोल्स ऑफ पावर होगा तो उसका जो मन होगा वही, मतलब एक ही मतलब पावर है तो उसका जो मन है वो आपका वही चीज़ें वो करने का प्रयास करेगा। तो फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और फिर तभी ग्लोबल चैलेंज है इफेक्टिवली चीज़ें कर। देखो सिंपल सी बात है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, अब उसमें 5 वो मेंबर्स हैं। अब आप देखोगे कभी बहुत सारे ऐसी स्थिति होती है, अब जैसे अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन रशिया, यूनाइटेड नेशन ने क्या ही कर लिया, कुछ भी होगा तो चाइना ब्लॉक कर देगा, रशिया ब्लॉक कर देगा। अभी जो भी बांग्लादेश में हुआ, कुछ भी हुआ तो US ब्लॉक कर देगा, म्यांमार में जो भी हुआ कुछ भी होगा तो चाइना ब्लॉक कर देगा। तो ये क्या है, ये तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें कर रहा है, यूनाइटेड नेशन का क्या ही हो रहा है। तो वो उसका रिलेवेंस कुछ रहा नहीं, छोटे मोटे देश को थोड़ा बहुत डांट दिया तो उससे काम चल जाता है। तो ये कोई है नहीं, मतलब ये कोई आप कह सकते हो कि ये कोई इफेक्टिवनेस नहीं है। तो एफिशिएंसी या फिर इफेक्टिवनेस लेना, और इस संस्था का एक आप कह सकते हैं कि एक जो इम्पोर्टेंस है वो मेंटेन रहे, ऐसा थोड़ा सा जो है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, दैट इज न्यू मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश फॉर द ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ ईस्टर्न राजस्थान, तो मैं थोड़ा मैप आपको दिखा देता हूँ। ये अगर आपको दिख रहा होगा ईस्टर्न राजस्थान का ये पूरा हिस्सा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये यमुना रिवर है, और ये धौलपुर है, चंबल रिवर है, यहाँ से ही कूनो रिवर आ गई, पार्वती रिवर आ गई, काली सिंध आ गई, कोटा, तो ये पूरी कनेक्टिविटी, बानस रिवर आ गई, तो ये पूरी कनेक्टिविटी आपकी की जा रही है। तो इसके लिए पूरी कनेक्टिविटी, इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो ईस्टर्न इलाका है वहाँ पे बढ़िया तरीके से इरिगेशन के लिए पानी और ये सब आपका मिल सकता है। तो ये मैप आप अपने उसमें देख लेना। अब इसमें देखो ये क्या है कि अभी जो एग्रीमेंट है, ये ध्यान रखना कि जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एग्रीमेंट है, और यहाँ पे पार्वती, काली सिंध, चंबल रिवर मिले, जैसा भी मैंने मैप में दिखाया है। पानी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो, इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के बेनिफिट होंगे। अब इसमें राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो इसके स्टेक होल्डर, साथ में यूनियन जो मिनिस्ट्री है, आप कह सकते हो कि जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है, तो वो मतलब वाटर से रिलेटेड है। तो अब देखो ये चीज़ आप हाईलाइट कर सकते हो कि जब आप बात करते हो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, सेंटर स्टेट के अच्छे रिश्तों का एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। तो देखो एक तो ये प्रश्न आपका आता है, इस कैनाल के ऊपर कुछ प्रश्न आता है, या इरिगेशन से रिलेटेड प्रश्न आता है, तो वो ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। बट सपोज करो यहाँ पे कोई प्रश्न आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर, आप लिख रहे हो सेंटर स्टेट के अच्छे रिश्ते का एग्जाम्पल बता रहे हो, या सेंटर स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट है, स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, उससे सेंटर क्या रोल प्ले कर सकता है, उनमें ऐसे एग्जाम्पल कोट करोगे ना, बहुत एडवांटेज होगा। ठीक है, ये देखना है। तो यहाँ पे अच्छा, आज मैं आपसे ये भी दिखाऊंगा, ये एक चीज़ आपको शो करूंगा GS पेपर 1 में, जो मैंने आपको जो हम लोग के क्वेश्चंस आए हैं, सेशंस है, और देखो उसको 5 मिनट देना, स्किप मत करना, 5 मिनट देना, क्योंकि उससे मैं आपको डेट शो करूंगा। ये मेरा दिखाने का ये मतलब नहीं है कि आप ये देख के जो है कुछ सेशन का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ट्रस्ट करो और उन चीज़ों को देखो कि देखो UPSC जो इस टाइप के क्वेश्चंस बना रहा है वो कहाँ से बना रहा है।
तो वो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो जितने भी एनालिसिस होते हैं ना, सब यही करते हैं, बोलेंगे हिस्ट्री से इतने हैं, ज्योग्राफी से इतने हैं, इकोनॉमी से इतने हैं, इससे क्या ही फायदा है। हर साल उतने ही आते हैं, 5-10 नंबर ऊपर नीचे होता है। वो यूपीएससी तो मॉड्यूल फॉलो करता है, 5-10 नंबर ऊपर नीचे होता है। हमें देखना है कि जो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है उसका सोर्स क्या है, वो एनालिसिस होता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं प्रयास कर रहा हूँ अभी जीएस पेपर 1 का मैंने पूरा कल बैठ के सोर्सेस फाइंड किए। देखो हिस्ट्री और ये सब तो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से है नहीं, तो वो उनका तो आपको पता भी है। मैंने जो एनालिसिस डाला जीएस पेपर 1 का, उस पर देख लेना। और अभी जो है मैं आपको विद सोर्स विद स्क्रीनशॉट शो करूँगा, आप प्लीज़ उसको 2-3 मिनट लेके देख लेना, स्किप मत करना, क्योंकि उस चीज़ के बेसिस पे आप ये जज कर पाओगे। यू विल बी एबल टू जज कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें मुझे ऐसे फोकस करनी है और ऐसे मुझे मूव करना है। अगर आप एक चीज़ पर ट्रस्ट आपने डेवलप कर लिया तो दूसरी चीज़ें जो है फिर आप अपना अच्छा मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखा जाए कि ये कॉस्ट इसका मेंशन है, ये थोड़ा सा आप चाहो तो कर सकते हो। फिर इससे जो वाटर स्कैरसिटी इशू है उसको दूर किया जा सकता है। रीजनल जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस हम जो है वो किया जा सकता है। ये है ना, तो क्योंकि पानी का तो हर जगह का ज़रूरत है, तो उस जगह का जो विकास है, जो रीजनल डेवलपमेंट है, उस पर भी फोकस आपका किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मलकापुर लेक। देख लो, मलकापुर लेक है। मलकापुर लेक का लोकेशन देखोगे तेलंगाना के अंदर है। ये मैच द फॉलोइंग टाइप प्रश्न अगर आ पाएगा तो इसमें अभी देखोगे बहुत बड़ी सी इमेज आई है इस टाइप की। ये लेफ्ट में मेरे देख लो, इतनी बड़ी बिल्डिंग लेक के ऊपर बना रखी थी। अब इसमें रिजॉर्ट विजॉर्ट बनाने का सोच रहे होंगे कुछ ऐसा, तो उसको इलीगल कंस्ट्रक्शन था, अब उसको जो है पूरा हटा दिया गया है, तो इसलिए न्यूज़ में था। बट आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि रिसेंटली मलकापुर लेक थी, कहाँ लोकेटेड है, तो तेलंगाना जो भारत का स्टेट है वहाँ पे आपकी ये लेक आपकी लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दिस इज अगेन इंडिया इलेक्टेड टू ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी। तो एक तो हम ये देखेंगे इस टॉपिक के अंदर, पहला आपको ध्यान में रखना आईआर के अंदर इस टॉपिक को इंक्लूड करेंगे पहले, तो इसके बारे में देखेंगे, फिर ग्लोब नेटवर्क क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। ये अच्छा प्रश्न आ सकता है, प्रश्न इस पर बिल्कुल फ्रेम हो सकता है, साल 2 साल बाद कभी भी प्रश्न बना लेंगे। अभी मैं स्क्रीनशॉट शो करूंगा कि कैसे कैसे लोग प्रश्न बनाते हैं। इंडिया जो है इलेक्ट हुई है 15 मेंबर ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी के अंदर। इसमें अभी बीजिंग में इसका सेशन हुआ था, उसमें इंडिया मेंबर बना है। एंड यहाँ पे कई वोटिंग मतलब मल्टी स्टेज वोटिंग प्रोसेस है, उसमें इंडिया मेंबर बना है। अब इसमें देखो अगर भारत मेंबर है तो इससे फ़ायदा क्या है कि जो करप्शन है उस करप्शन के खिलाफ जो विश्व का एक एजेंडा सेट होगा, चीज़ें जो डिसाइड होगी, उसमें इंडिया का भी रोल होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, मतलब एजेंडा सेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी आप कह सकते हो कि करप्शन कैसे रोका जाए, तो अब देखो हर जगह पे अलग अलग कंटेक्स्ट है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कंटेक्स्ट के बेसिस पे स्टेप्स जो हैं वो लिए जाएं, है ना, बेस्ड ऑन दैट कंटेक्स्ट स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और फिर करप्शन को जो है वो दूर करने का प्रयास जो है वो आपका किया जा रहा है। तो वो एक मतलब जैसे मान लो हम किसी देश से सीख सकते हैं, कुछ कदम हम उठा सकते हैं, ये है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी है, क्योंकि देखो जनरली कोई बहुत बड़ा करप्शन करेगा किसी दूसरे देश में जो है पैसे रख रहा है या कहीं और रख रहा है, तो वो उसमें कोऑपरेशन भी आपका हो सकता है। ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोब नेटवर्क की अगर बात किया जाए, यहाँ पे जो हमें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, ग्लोब नेटवर्क है। यहाँ पे पहले ये देख लो, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट पहले देख लो, जो की फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। ये 2021 में इसका गठन हुआ था, और ये जो है एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी है। सो ग्लोब नेटवर्क जो है वेलकम्स एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी। जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं और है ना, टू द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। तो देखो एक मतलब यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, उसको उसके लिए आप कह सकते हो कि ग्लोब नेटवर्क डेवलप किया गया है। तो ये विद इन यूनाइटेड नेशन है ये, और 2021 के अंदर इसका गठन किया गया है। सारे जो भी करप्शन के खिलाफ संस्थाएं हैं, अलग अलग यूनाइटेड नेशन के मेंबर जो देश हैं उनके, वो बेसिकली इसका हिस्सा हैं। और उसमें से 15 मेंबर बनते हैं, जो जैसे जैसे मतलब वोटिंग होती है और फिर वो 15 मेंबर है तो वो एजेंडा सेट करते हैं। सब तो नहीं कर सकते, तो वो एजेंडा सेट करते हैं। तो उस 15 मेंबर में भारत भी आपका है। ठीक है, और दूसरा ये भी आपको याद रखना है कि ये बेसिकली जो मेंबर्स हैं उसके द्वारा ये गवर्न किए जाते हैं, और जो नेटवर्क है सपोर्टेड है किससे, यूनाइटेड नेशन ऑफिस अगेंस्ट ड्रग्स एंड क्राइम्स।
है ना, जहाँ पे सेक्रेटेरिएट है इस नेटवर्क का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको देखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोब नेटवर्क रिसेंटली न्यूज़ में है तो ये क्या है, इसका काम क्या है कि यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो साथ में आए, और साथ में आने के बाद वो कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जो करप्शन है उसको रोका जाए, करप्शन के खिलाफ काम किया जाए। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, उसको इंप्लीमेंट करना, यूनाइटेड नेशन के मेंबर साथ में काम कर रहे हैं। जो करप्शन के खिलाफ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं वो भी आपकी इससे जुड़ के काम कर रही हैं। और स्पेसिफिकली आपको ध्यान में रखना है कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस अगेंस्ट ड्रग्स एंड क्राइम, ये जरूर से आप याद रखना, जो नेटवर्क सेक्रेटेरिएट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो होता है ना, कि जैसे मतलब जहाँ पे ये पूरा फाइल वर्क टाइप काम जो है वो सेक्रेटेरिएट जो है वो आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस अगेंस्ट ड्रग्स एंड क्राइम के उसमें है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज सिम्प्लैक्टिक टर्म है, ये साइंस टेक का टॉपिक है। अब क्योंकि देखो एक नोबेल लॉरेंट है और उन्होंने आईआईटी मद्रास में स्पीच दी हुई है और उसमें उन्होंने ये शब्द यूज़ किया सिम्प्लैक्टिक ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो डायग्राम्स बने हुए हैं एग्जांपल्स है सिम्प्लैक्टिक ज्योमेट्री का। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे प्लेस्ड इन और एमंग इफ वोवेन टुगेदर, जैसे वोवेन का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि एक तो जैसे आप कोई ज्योमेट्री बनाते हो ना, जैसे ये ट्रायंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्किल हो गया, तो कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट जो वोवेन टुगेदर, वो वीविंग होती है ना, जैसे कोई चीज़ जैसे दो धागे हैं वो मिल जाना, ठीक है, वो वोवेन टुगेदर है। तो यहाँ पे ये जो ऐसी सेट ऑफ आप कह सकते हो कि ऐसे आइडिया पर जो आपकी बेस्ड है या है ना, तो इसे हम सिम्प्लैक्टिक बोलते हैं। अब ये जो सिम्प्लैक्टिक ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री और फिजिक्स का रिलेशन जो है एक्सप्लोर करती है। अब मैंने सिर्फ बताना आपको ये है कि ज्योमेट्री आपको मुझे नहीं पढ़ानी है, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका आप ये याद रखना कि अगर आपसे पूछे कि ये जो ज्योमेट्री, इसको डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, आपको इंटरेस्ट हो तो 2-4 मैंने शब्द लिखे हुए हैं, रीड कर लेना। आपसे ये पूछना, आपको ये याद रखना है कि यार अभी रिसेंटली ये ज्योमेट्री न्यूज़ में थी और ये बेसिकली इसका एप्लीकेशन इनमें से क्या है। तो एक तो देखो मैकेनिक्स में इसका है, क्वांटम मैकेनिक्स में है और कंट्रोल थ्योरी में है। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, देखो इवन जो क्वांटम मैकेनिक्स है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर और ये सब हैं, इसमें भी ये जो ज्योमेट्री है वो इस्तेमाल होती है। कंट्रोल थ्योरी, जिसके माध्यम से कोई भी चीज़ डायनेमिक है, मूव कर रही है, तो उसको उसके मूवमेंट को कंट्रोल करना, तो जो कंट्रोल थ्योरी उसमें भी इसका इस्तेमाल आपका रहता है, और जो नॉर्मल मैकेनिक्स है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको रखना है, और ऐसे साइंस टेक के टॉपिक में पढ़ने का आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और आज की टॉपिक है, कंटेंट आप देख सकते हो, और आप लाइक बटन देखो जरूर से आप प्रेस करना है। ठीक है, और अभी मुझे थोड़ा सा आप टाइम 5 मिनट लेना है। ठीक है, 5 मिनट्स आपको थोड़ा सा जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ उसको बिना स्किप किए देखना है। ठीक है, तो इसको बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, बट मैंने अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप इन सोर्सेस को समझोगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड। देखो ये सब कंटेंट आज ही के न्यूज़पेपर में आया है और हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो ये टॉपिक्स हैं, अब ये सब मैं आपको दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ कि आपको ये आइडिया रहे कि यार यूपीएससी जो प्रश्न बना रही है ना, वो कहाँ से बना रही है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ हम नहीं जान पाएंगे तो हो सकता है कि हम कभी भी सोर्सेस को डिफाइन ना कर पाएँ। ठीक है, आप वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 4 साल पढ़ते रहोगे। हमें देखना है कि यार हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को कंप्लीट करना है। ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है, बट इनकी एक लिमिटेशन है, ऐसा देख के हमें पढ़ना है। और भी चीज़ें हैं, अपना ऑप्शनल, एसे, इथिक्स, इनको भी पढ़ना है। करंट अफेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, 10 क्वेश्चन। अब देखो, अब आज से 1.5 साल पहले क्या पढ़ा तो उतना मिलेगा नहीं, बट जितना मिला है उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि देखो ये कैसे, अगर हम एक न्यूज़पेपर को फॉलो करें तो आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो जनरल स्टडीज़ में। खास तौर से पहले जीएस पेपर वन में नहीं होता था, अब जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 3 में, अभी 2-3 का भी धीरे धीरे मैं शेयर करूंगा। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखना, सॉल्यूशन मैंने डाल रखा है यहाँ पे, आप देखो क्वेश्चन नंबर 19 वर्किंग वुमेन के ऊपर है। यहाँ पे आप, अगर आपको दिख रहा हो तो हिंदू सेशन है, एडिटोरियल न्यूज़ एनालिसिस 19 अक्टूबर 2023 का है। कॉग्निटिव वॉरफेयर, ये आप देख लो, ये यही चैनल है, और यहाँ पे आप टाइम भी देख लो, 47 मिनट 8 सेकंड पे ये पूरा डिस्कशन है वर्किंग वुमेन के ऊपर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, और यहाँ से ये प्रश्न आपका, मतलब
एक जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 है वो आपका एड्रेस हो जाएगा इससे। यहाँ पे अगर देखोगे इस पर कई सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है, आप गो थ्रू हो सकते हो कि वुमेन स्पेंड 10 टाइम, मतलब अगर ये सब नॉलेज है आपका तो आप लिख सकते हो। देखो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट आपको वो है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में वुमेन कैन मेक द वर्ल्ड बेटर, इसको भी रीड करोगे तो ये 2 आर्टिकल्स हैं, ये भी आप देखो 12 मिनट 24 सेकंड में हिंदू एडिटोरियल न्यूज़ एनालिसिस 28 अक्टूबर 2023, आप देखोगे वहाँ पे ये है। इन दोनों आर्टिकल्स के बेसिस में आप देखो पूरा वुमेन फैमिली, यही क्वेश्चन है, आप देख लेना वुमेन फैमिली सन डॉटर, वही है ना ग्लोबलाइजेशन और फ्रीडम, और ये सबसे लिंक करके प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 था, ये आप देख लो यहाँ से आंसर किया, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये आप इसको गो थ्रू हो सकते हो कि ये डिस्कशन है ऑलरेडी पूरा बहुत बढ़िया डिस्कशन, और ये आया है 15 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अब आप ये देख लेना। देखो कॉम्पीट अभी हम लोग को क्या है कि अभी हम लोग तो बहुत इतने बड़े टीचर नहीं हैं, छोटे ही हैं, तो ये है कि लेकिन अगर कंटेंट में कंपैरिजन करना है ना, किसी से भी कॉम्पीट करना है, तो कोई भी संस्था सामने आ जाए, मैं तो चैलेंज करता हूँ इससे ज़्यादा क्वेश्चंस दिखा दो करके, और लाइव, ऐसा नहीं कि कहीं कॉपी पेस्ट कर दो, आप चाहो तो देख सकते हो, ये डेट भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, आप चेक कर लो जाके कि ये सेशन है, और है ना। अब इसमें देखो क्या रिलेटेड आर्टिकल्स भी बहुत सारे आते रहते हैं, तो मतलब आप कोई भी जो भी कंपैरिजन करना चाहे कंटेंट वाइज, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। और बोलने का मेरा सिर्फ यही पर्पज़ है कि आप एक चीज़ पर ट्रस्ट करो, करंट अफेयर्स के लिए ट्रस्ट करो, और उसके बाद आप अपना समय बहुत बचा सकते हो, ये एक रहता है। ठीक है, दूसरा आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी एक टॉपिक है। वैसे ये टॉपिक अगर आपको स्टैटिक, देखो हमेशा याद रखना है कि इन टॉपिक्स का तभी आपको यूज़फुल रहेगा अगर आपको नॉलेज है चीज़ों का। ठीक है, जैसे आपने सोसाइटी वाली एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, तो फिर इन आर्टिकल्स के बेसिस पर आप और अच्छा आंसर लिख सकते हो। अगर आपने स्टैटिक नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर इतना मतलब इतना अच्छा आप नहीं लिख पाओगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सामाजिक, ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, इसमें बहुत अच्छा एक एग्जांपल, इसमें लैंग्वेज डाइवर्सिटी को एग्जांपल के रूप में, कि कल्चरल डाइवर्सिटी और सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी को जब आप लिखते हो तो इसमें लैंग्वेज डाइवर्सिटी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल होगा, जिसमें क्लासिकल लैंग्वेजेस का एक एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो, और भी चीज़ें आएंगी बट ये मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको आइडिया है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस और ये, तो हमने ये 26 और 25 अगस्त 2024 को ये कवर किया हुआ है। फिर देखो एक टॉपिक आपका क्वेश्चन नंबर 16, ट्विस्टर और टॉर्नेडो। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्विस्टर शब्द मुझे नहीं मिला कि मैंने यूज़ किया है, लेकिन हाँ टॉर्नेडोस को बहुत डिटेल में, क्योंकि ट्विस्टर और टॉर्नेडो दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली पूरा कैसे ये बनता है, कैसा क्या है, पूरा एक्सप्लेन्ड है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के कंटेक्स्ट में आप उस चीज़ को अप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप देख लेना। यहाँ पे अगर आप टॉर्नेडो का फॉर्मेशन कोई ऐसे तो कोई पढ़ता नहीं है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका हिंदू एडिटोरियल न्यूज़ एनालिसिस 11 जनवरी 2024। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आपका टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, कंप्लीट कर देखते जाना। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस एंड ऑरोरा बोरेलिसिस, ये पूछा गया बिकॉज ऑफ आदित्य L1। अब यहाँ पे आप देखोगे 12 सितंबर 2023 को ये टॉपिक मैंने कवर किया है। इससे पहले इसको मैंने 10 बार कवर किया है, बट मैं पहले दूसरे संस्थान में काम करता था, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको नहीं दिखा सकता हूँ। वो देखो कमेंट वमेंट भी लगे, और मैंने कहीं भी कुछ हटाया भी नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट वैसा स्क्रीनशॉट लगाया है जिससे आपको आइडिया लगे कि हाँ ये रियल है। ठीक है, ये लाइक लिखा है, ये कमेंट उधर पड़े हुए हैं, ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, जीएस पेपर 1 है, जिसको बोलते हैं करंट अफेयर से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग कहते हो अरे सर करंट अफेयर इतना हो गया, मैंने इसलिए कहा कि एक सोर्स को फॉलो करोगे ना तो फिर उस चीज़ को अच्छा पढ़ पाओगे। यही इतना कंटेंट हो जाता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि रोज का 10 टॉपिक होगा, कितना टॉपिक होगा, हम उतना ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दो। तो इसलिए आपसे मेरी सभी से अनुरोध है, जो नए हैं या पुराने हैं, मैं हर साल ये नहीं कि मेरे लिए कोई नई चीज़ है, अभी हमको मार्केटिंग करना नहीं आता, बस यही बात है। ठीक है, कोई हमें मिले, मतलब कोई पर्सन मिले जो इन चीज़ों को देखे और सपोर्ट करे तो अलग बात है। अदरवाइज़ ये हर साल होता है, हर साल इतने क्वेश्चंस आते हैं मेरे सेशन से, जो मैं सेशन लेता हूँ। ठीक है, ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है, तो इसलिए कोई मुझे एक्साइटमेंट नहीं है कि कुछ बहुत यूनिक हो गया है, हर साल ही ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एक सोर्स को फॉलो होता है ना, कि सेशन में इंडियन एक्सप्रेस भी है, हिंदू भी है, PIB भी है, असल में उसमें कुछ नहीं होता है। आप समझो कि अगर आप एक सोर्स को भी अच्छे से कवर करो, अगर मान लो मैं भी हिंदू PIB और ये सब लिख सकता हूँ थंबनेल पे, लेकिन आप समझो कि फिर मैं उन सब चीज़ों को एक ही सेशन में सही से कवर नहीं कर सकता। समझो बात को,
अगर आप एक सेशन में हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ोगे, बहुत अच्छा इसका मतलब रहता है कवरेज का, और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप ये मानकर चलो कि हमें उतना ही कवर करना है, खासतौर से मेंस से स्पेसिफिक कंटेंट काफ़ी अधिक आपका आ जाता है। प्रीलिम्स के लिए थोड़ा डाइवर्सिफाई होना पड़ता है, उसमें पीआईबी डाउन टू अर्थ और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। आजकल पीआईबी डाउन टू अर्थ पे भी यूपीएससी योजना मैगजीन है, ये सब कवर करना होता है, जो कि हम लोग करंट अफेयर प्लस के कोर्स में कर रहे हैं। नया बैच भी करंट अफेयर्स को मैं लेकर आऊँगा। यहाँ पे देखो ग्राउंड वाटर है, तो यहाँ पर रिचार्ज, ये देखो ये जो टॉपिक है ये मैं पहले पुराने संस्थान में था तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता। 13 नवंबर 2022 का पीडीएफ है, और आप चाहो तो द हिंदू सेशन मेरा जो पुराने में संस्थान में था तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे इफ यू विल सी हियर तो 90% यहाँ पे देखो ये ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, गैंगटिक प्लेन से रिलेटेड प्रश्न पूछा था। गैंगटिक प्लेन इज सस्टेन्ड बाय ग्राउंड वाटर, ये पूरा पढ़ोगे तो इसमें ये चीज़ पूरी तरीके से कवर्ड है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आप देखोगे ये इंटरकास्ट मैरिज है, तो ये 13 फरवरी 2021। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इंटरकास्ट मैरिज पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली थी ना, यूपीएससी ने, आप मानकर चलो कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली थी, यूपीएससी ने सेम टू सेम उसी को प्रश्न बना के इंटरकास्ट मैरिज और रिलीजन वाले को बोला है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2021 का कोर्ट का जजमेंट है जिसपे क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। अब ये यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, मतलब इसी में चीज़ें बोली हुई हैं। यहाँ पे देखो, ये एजुकेटेड यंगस्टर बॉयज़ एंड गर्ल्स आर चूजिंग देयर लाइफ पार्टनर्स विच इन टर्न इज अ डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी वेयर कास्ट एंड कम्युनिटी प्ले अ मेजर रोल, ठीक है। यही इंटरकास्ट मैरिज पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ये सेशन में मैंने पूरा कवर किया हुआ है, बट ये 2021 का कोर्ट का जजमेंट है। अब इसलिए मैंने कहा 2 साल कवर तो करना चाहिए, तो पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इस पर कुछ प्रयास करूंगा। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन 8 है, बेस्ड ऑन जेंडर गैप रिपोर्ट। ये क्वेश्चन 8 आप आंसर कर सकते हो, जेंडर गैप रिपोर्ट का है तो आप मेंशन कर सकते हो। ये मैंने कवर किया, हिंदू एडिटोरियल न्यूज़ एनालिसिस। फिर उसके बाद जेंडर गैप रिपोर्ट आप मेंशन कर सकते, ये जेंडर गैप रिपोर्ट के बेसिस पे आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। फिर एक ये डेमोग्राफिक विंटर है। ऑल्दो डेमोग्राफिक विंटर, जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने एक टॉपिक आपको एआई विंटर पढ़ाया था, चाहे तो चेक करना। तो अगर आप कंक्लूड कर सकते हो कि डेमोग्राफिक विंटर का मतलब क्या है, तो आप बहुत सारी फिर अपने आप ही जो फैक्टर्स है वो लिख सकते हो। तो बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे। ये 13 जुलाई 2024 को ये चीज़ कवर्ड हुई थी, ठीक है। 13 अगस्त 2022 को भी कवर्ड, ठीक है। तो ये 13 अगस्त 2022 को है। और ये देख लेना, क्लाउड बस्ट वाला देख लो, ये आपका 11 सितंबर 2022 को कवर्ड है पूरा, वाई क्लाउड बस्ट फॉरकास्ट और ये सब कुछ मेंशनड है। माइग्रेशन वाला देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 28 दिसंबर 2022, इधर देख लो 28 दिसंबर 2022 का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं पुराने संस्थान में था तो वहाँ स्क्रीनशॉट यूज़ नहीं कर सकता। 28 दिसंबर 2022। अब यहाँ पे इवन जो क्वेश्चन भी मैंने दिया था माइग्रेशन पैटर्न के कंटेक्स्ट में, जो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक है। तो ये है एक। और फिर उसके बाद आपका 5 अप्रैल 2022 को भी आपका ये माइग्रेशन और ये सबसे रिलेटेड आया था, डिस्कस किए थे। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला देख लो, ये आपका क्वेश्चन आपका आया था, ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला देख लेना, ये क्वेश्चन एक आया हुआ था। हिंदू एडिटोरियल न्यूज़ एनालिसिस, इसमें ये आपका हरिकेन बेरिल और पोलियो ये मैंने डिस्कस किया था, ये पूरा मेंशन्ड है सब कुछ, ट्रॉपिकल साइक्लोन और सी सरफेस टेम्परेचर एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सारा जो है ये मैंने आपको शो कर दिया है। तो अब आपका काम ये है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है सीरियसली लें। मेरा तो यही कहना है आप लोग से, सीरियसली लें। और ये मैंने प्रयास कर दिया है आपके लिए जितना भी मुझसे हो सकता था। और मतलब टोटल हमारे 10 क्वेश्चंस हैं। हिस्ट्री और वो सब तो देखो नहीं मिलेगा, उसका मैं कह भी नहीं सकता हूँ, वो तो आपको जो स्टैंडर्ड किताबें और ये सब हैं उसी से आपको कवर करना है। लेकिन आप ये खुद देख सकते हो कि लाइक 50% के आसपास क्वेश्चन, उसमें भी ज़्यादातर 15 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो कवर्ड है आपके, और अच्छा कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये पेपर 1 है, अभी पेपर 2, 3 भी मैं आपको ऐसे शो करूँगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस चीज़ को देख लेना, आप लोग ज़रूर से देख लो। और देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको सोर्सेस वाला चीज़ें बताई है ना, इनको प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सीरियसली ज़रूर से लेना, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप सीरियसली जो है ज़रूर से लेना, ऐसा मैं आपसे कहूँगा। क्योंकि बिकॉज आप अगर आपको सोर्स की क्लैरिटी है, चीज़ों को आप कवर कर रहे हैं, तो आप अच्छा कर पाएंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को जो है वो इम्प्रूव कर पाएंगे। चलो रेबीज़ के ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पे रेबीज़ न्यूज़ में है, तो यहाँ पे ये वायरल डिजीज़ है, बस इतना याद रखना है। रेबीज़ के कंटेक्स्ट में प्रीलिम्स का टॉपिक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो ये बेसिकली इन्फेक्टेड एनिमल्स है से होता है। और इसमें जैसे रेबीज़ में सबको पता बैट भी है, हो सकता है डॉग भी हो सकता है,
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो थोड़ा सा इसमें मेंशन्ड है वो है कि इस एक तो ये याद रखना इसके खिलाफ वैक्सीन अवेलेबल है। दूसरा आप याद रखना रिकॉम्बिनेंट ओरल रेबीज़ जो है, रिकॉम्बिनेंट जो है का मतलब, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का मतलब होता है कि जो वैक्सीन होती है उस वैक्सीन में बैक्टीरिया या वायरस को मॉडिफाई किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाई करके, और फिर हमारे शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर उसके प्रति हमारा शरीर इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, मतलब इम्यून सिस्टम जो हमारा उसके प्रति एंटीबॉडीज डेवलप करता है। तो आपको बस ये चीज़ सीखनी है, जाननी है, दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ठीक है, जो ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन टर्म है इसका आइडिया आपको होना चाहिए कि बेसिकली रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का मतलब क्या है। तो फिर रिपीट कर देता हूँ, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का मतलब होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो वायरस है टू ट्रिगर द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स टू अ पैथोजन। मतलब जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है दे आर द बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया या वायरस, मतलब बैक्टीरिया वायरस उसको जेनेटिकली बदलाव करके शरीर में इंट्रोड्यूस करना और उसके बाद जो है आपका शरीर उसके प्रति एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप कर लेता है। ये फैक्ट याद रखना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज मैरीटाइम पावर पॉलिटिक्स इन ईस्ट, मैरीटाइम पावर पॉलिटिक्स इन ईस्ट एशिया। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो अगर आप ये मैप आप थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा होगा तो ये मानकर चलो, ये तो देखो साउथ चाइना सी रीजन है, ये पैसिफिक ओशन पूरा रीजन है। ठीक है, और यहाँ पे चाइना क्लेम्स 90% ऑफ साउथ चाइना सी, जो कि जिसमें ऑयल और गैस है। देखो ये सिंपल सी बात है, ये ऐसी स्थिति होती है ना कि कोई आदमी जो पहले के माफिया टाइप लोग, गुंडे टाइप लोग होते थे, तो वो खाली ज़मीन देख लेते, उनको लगता है इसमें उनका दिल आ गया है, कि उनको लगता था बढ़िया है, तो वो उस पर हथियार लेते थे। चाइना भी ऐसा ही है। ठीक है, वो उसको रिसोर्स ऑयल दिख रहा है तो बस कोई कहानी सुना देते हैं, बोले यहाँ से 9 डैश लाइन पास होती है इसलिए हमारा है ऐसा। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो चाइना का जो ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन में चाइना का सारा डेवलपमेंट, तो चाइना को ये चिंता है कि यार अगर हम नहीं आएंगे तो कोई और आ जाएगा। दूसरा एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि मलक्का डिलेमा का कंसेप्ट है। एक मलक्का डिलेमा का मतलब क्या है कि जो मलक्का स्टेट है जहाँ से उसका सारा ज़्यादातर आप कह सकते हो कि वहाँ से मूव होता है, शिप्स मूव होती है, और उसमें अंडमान निकोबार रीजन में भारत बैठा हुआ है, तो कभी भी उसको ब्लॉक किया जा सकता है। तो वो चाहता है कि एक अल्टरनेटिव जो है रहे रिसोर्स के लिए, ऑयल और या अब गैस के लिए जो रिसोर्सेस है, तो उसको साउथ चाइना सी दिखता है, तो इसलिए वो लगातार क्लेम करता रहता है। तो जैसे साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी रीजन है, तो वहाँ भी उसका डिस्प्यूट जापान और इन सब से रहता है। अभी फिलीपींस से उसकी लड़ाई चल रही है जिसमें वो ज़बरदस्ती कई सारी जगहों को क्लेम कर रहा है ना, चाइना की अगर बात किया जाए तो वो लगातार मतलब जैसे मान लो फिलीपींस की जहाज आई तो उनको उसको मतलब उस पर हमला करने का कोशिश करता है, पानी का कैनन टाइप चलाने का कोशिश करता है कि नहीं तुम यहाँ से दूर जाओ, इसमें हमारा हक है, क्योंकि उसके पास पावर है तो वो ऐसा करता है। अब आप ये मैपिंग में थोड़ा सा देख लेना, एक तो थीटू आइलैंड याद रखना, मनीला जो है बेस बना रहा है इसमें, और स्पार्टले आइलैंड याद रखना, सुलू सी याद रखना। ठीक है, 9 डैश लाइन जो है ये याद रखना, पारासाल आइलैंड याद रखना, ये मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ टोंकिन याद रखना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, बाकी आप पीडीएफ से देख लेना। अब यहाँ पे देखो कई सारे की प्लेयर्स हैं, चाइना, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनाई, फिलीपींस, इंडोनेशिया। अब इसमें देखो एक आपका लॉ है जिसे हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी बोलते हैं, जो कि 1982 में है, जिसमें 200 नॉटिकल माइल तक किसी देश का जुरिडिक्शन अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया से। तो अब यहाँ पे क्या है कि चाइना उस चीज़ को नहीं मान रहा है, वो बेसिकली दूसरे देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा घर है, हमारे घर में आगे वाली दीवार है, वहाँ तक हम गए, बोला हमारा जुरिडिक्शन, सामने वाला कहे नहीं हमारा भी है, और वो हथियाने की कोशिश करो। चाइना ऐसे ही कर रहा है भाई, जिसका जहाँ तक जुरिडिक्शन है, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक का है, उस वहाँ तक के जुरिडिक्शन को उसको मेंटेन मतलब अलाउ करना चाहिए कि भाई आप उनको वहाँ पे इंटरवीन मत करो। लेकिन चाइना फिलीपींस के और बहुत सारे देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो है एंटर करके और वहाँ पे अपना जो मतलब अपना क्लेम जो है वो लगातार कर रहा है। ईस्ट चाइना सी में देखोगे तो सेनकाकू दियाऊ आइलैंड है, और इसमें चाइना और जापान का डिस्प्यूट है, इस पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा प्रीलिम्स में भी। साउथ चाइना सी में मेनली आप देखोगे तो ऑयल और गैस के लिए सारे देशों से उसकी लड़ाई चल रही है। चाइना लगातार आर्टिफिशियल आइलैंड और बेस और ये सब भी डेवलप कर रहा है। वहाँ पे मैरीटाइम रीजन का इंपॉर्टेंस भी बहुत है।
ट्रेड है, मतलब एक तो एनर्जी रूट भी है, ये भी आपको याद रखना है, प्लस जो ट्रेड रूट है इंपॉर्टेंट, क्योंकि समुद्र से के माध्यम से ही सारा ट्रेड होगा। दूसरा, उसको ये भी पता है कि मेरा पूरा ईस्टर्न रीजन, सारा पॉपुलेशन मेरा यही रहता है, कोई और आ गया तो मुझे स्ट्रेटजिक नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना नेवल ग्लोबली लार्जेस्ट नेवल फोर्स ग्लोबली एक तरीके से बनने का प्रयास कर रहा है। अपना कोस्ट गार्ड है वो भी उसने वहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद कई सारे, क्योंकि युद्ध का जो ग्रे जोन एरिया है आप कह सकते हो, तो वहाँ पे ग्रे जोन ऑपरेशन कंडक्ट करता है, जहाँ भी मतलब क्लैरिटी नहीं है जुरिडिक्शन की, तो वहाँ पे वो अपना प्रेजेंस दिखा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, पोर्ट, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है लगातार, और अपना क्लेम बढ़ाता जा रहा है। जापान के साथ सेनकाकू आइलैंड, और जिसके दो नाम हैं, सेनकाकू और दियाऊ जो आइलैंड है, इन पर जापान के साथ ईस्ट चाइना सी में लड़ाई कर रहा है, ऐसा मतलब उसका आदत है। तो यहाँ पे खास तौर से देखो, जो रीजनल देश है, छोटे देश है, वो उससे इतना कम्पीट नहीं कर सकते, तो इसी का फायदा उठा भी रहा है। चाइना और फिलीपींस का लगातार चल रहा है, तो यहाँ पे टेंशन 2022 से इंक्रीज काफ़ी हुई है। तो यहाँ पे जो थॉमस शोल है, सबीना शोल है, सियरा मैड्रा है, तो इन जगहों पे चाइना अपने प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहा है। ऑल्दो यूएस वहाँ पे अपना प्रेजेंस, जैसे ताइवान के साथ, फिलीपींस के साथ मिलके चाइना को वो काउंटर करने का कोशिश कर रहे हैं, बट यूएस को चाइना ने और जगह बिजी कर रखा है, जैसे इसराइल हमस वाला युद्ध है, और जगह पे तो उसका सारा फोकस उधर लगा, यूक्रेन वाला युद्ध है तो वहीं सारा लगा हुआ, चाइना इधर अपना बिल्डअप कर रहा है धीरे धीरे, तो ये सब उसका प्रयास है। तो इवन अभी जैसे फिलीपींस तो जो है कोर्ट में भी गया था, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, बट और उसने जजमेंट भी दिया था फेवर में फिलीपींस के, बट चाइना ने कह दिया हम मानते ही नहीं इसको। रीजनल रिस्पॉन्स की बात करें तो यहाँ पे खास तौर से जैसे क्वाड के गठन हुआ है, क्वाड का गठन हुआ है, उसको चाइना को ही काउंटर करना है, तो डिफेंस स्पेंडिंग अक्रॉस इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ा है। जापान ने भी अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, और जो फिलीपींस है उसके पास ब्रह्मोस मिसाइल आई है, ये भी आपका है। और कई सारे पॉलिसी शिफ्ट भी देखने को मिला है लाइक है ना, तो पुशिंग बैक अगेंस्ट चाइना, खास तौर से फिलीपींस की बात जो है किया जाए। यूएस कोऑपरेशन विथ फिलीपींस और यूएस का भी कोऑपरेशन है, साथ में यूएस जापान साउथ कोरिया साथ में मिलके, और कई सारे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, चाइना को थोड़ा डराने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं, बट चाइना कितना मानता है वो देखने वाली बात। नेक्स्ट देखते हैं मैपिंग का ला पास देख लेते हैं। ये कैपिटल सिटी बोलीविया का हाईएस्ट कैपिटल सिटी है वर्ल्ड में, ये देखोगे तो ये इमेज बनी हुई है पेज में, आईआर वाले पेज में, और तो ये आप याद रखना, ला पास बोलीविया में हाईएस्ट कैपिटल सिटी है विश्व में। तो ये मैपिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो आपका बन जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। मैंने आपको सारा दिखा दिया है अभी, आई होप आप लोग को जीएस पेपर 1 का सारा सोर्स और ये है, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितना 2019 और इन सब से जितना भी कंटेंट है उन सब का एक किताब निकालूँ आप लोग के लिए। तो अच्छा ये देख लो आप, ये सारे आपको सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाना, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, ठीक है। लैपटॉप में क्लासेस दिखनी तो लॉगिन पे क्लिक करना है, कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और सारा करंट अफेयर पुराना डाउनलोड करना तो वो भी आपको मिल जाएगा। और सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इथिक्स वाला कोर्स नहीं छोड़ना है, ARC रिपोर्ट है, 8 लेक्चर्स ऑलरेडी इस पर अपलोड हो चुके हैं, पूरे नोट्स अपलोड हो चुके हैं, तो अपने टाइम के हिसाब से आप अपना कंप्लीट कर लेना जब भी आपको अपना प्लान में आता है। ऐसे का रिजल्ट जो सेकंड आपका मैंने ऐसे दिया था उसका रिजल्ट आज पब्लिश कर दूंगा, आप लोग पीछे मत रहो, क्योंकि टोटल 50 ऐसे हैं इसमें, इतने ऐसे अगर आप लिख लोगे तो बहुत हो जाएगा, ऐसे का फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाएगा, इसमें वीडियो लेक्चर्स भी रहेंगे और आपका इवेल्युएशन भी ऐसे का होगा, तो टारगेट 140 प्लस है। तो ये देखो यहाँ पे 250 नंबर ये हो गया, 250 नंबर ये, तो जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है, एग्रीकल्चर का भी अभी नया बैच आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी डिटेल आप रीड कर लेना, बहुत सारे और भी कोर्सेज है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हम लोग जो अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं, इसमें पढ़ने का कंटेंट भी आपको मिलेगा। इथिक्स इंटीग्रिटी, सोसाइटी वाला कोर्स है, कोर्स ऑन साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, इनको आप कर सकते हो। तो इनको करना है, मतलब अगर आपने एक लेवल तक तैयारी की है तो बस आपको अपने कंटेंट को ऐड ऑन करना है, इन चीज़ों को पढ़ लो यहाँ से और अपना चीज़ें रिवाइज करो, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।